को अपॉर्चुनिस्ट क्यों ना कहा जाए? राजनीति इसी को कहते हैं। मैंने भाजपा के आगे कोई शर्त नहीं रखी, मुझे एक बेनिफिट दिखाई दिया है। मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। को गुस्सा क्यों आता है? यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? मेरा दिल जानता है कैसे सरकार चला रहा हूँ। एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मेरे को इस बार इसके लिए। की पार्टी है, हम कहना चाहते हैं माइक के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। नरेंद्र मोदी, तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल शो में। इस स्पेशल शो में हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो तो लोकसभा में क्या सूरते हाल होंगे, क्या रुझान है, कौन किस तरफ जा रहा है, कौन 400 पार जा रहा है, कौन मात दे रहा है। ये सारे नंबर आपके स्क्रीन पर बस अगले 1.5 घंटे आते रहेंगे, आपको देश का हाल बताते रहेंगे। 2024 के चुनाव की घोषणा होने में बस शायद कुछ ही दिन बाकी हैं। अब की बार 400 पार बनाम मोदी हिंदू नहीं, मोदी का परिवार नहीं जैसे नैरेटिव में देश किसी एक पर फैसला जल्द कर लेगा। लेकिन आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि 2024 का रिजल्ट कैसा आने वाला है। ईटीजी रिसर्च के साथ टाइम्स नाउ नवभारत ने जनगण का मन जानने की कोशिश की है। आज अगर चुनाव हो तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किसकी कितनी वोटें आएंगी, क्या वोट शेयर होगा, आज इसका सटीक अनुमान आपको मैं दिखाने वाली हूं। ईटीजी रिसर्च के साथ मैंने नवभारत पर दिसंबर में भी सीटों के रुझान को आपके सामने रखा था। इस बीच कुछ घटनाओं ने राजनीति का सीन बदला है, जैसे पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का मामला सामने आया है, बिहार में नीतीश कुमार एनडीए से लौट आए हैं, वापस इंडिया से लौटकर एनडीए वापस आ गए हैं, जयंत चौधरी इंडी गठबंधन को छोड़कर एनडीए में जुड़ गए हैं, एनडीए का सुपर परिवार बढ़ता चला जा रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के जहाज से बहुत हाई प्रोफाइल नेताओं ने छलांग भी लगा दी है। आज के सर्वे में मैं ऐसी बड़ी घटनाओं का इंपैक्ट मीटर भी आपके सामने ला रही हूं। तो आज सवाल पब्लिक का यही है, मोदी सचमुच 400 पार या सिर्फ नारेबाजी? कांग्रेस 40 के नीचे या राहुल ने जमीन बचा ली? 24 का रिजल्ट आज के आज आपको इसी शो में मिलेगा। और शो पर जाने से पहले मैं आपको मेथोडोलॉजी समझाऊं। यहां सैंपल साइज जो है वो इतना बड़ा है कि शायद आपने पहले इतने बड़े सैंपल को देखा नहीं होगा। 3,23,357 ये है हमारा सैंपल साइज। सर्वे का तरीका क्या रहा? फील्ड सर्वे 85%, यानी कि डोर टू डोर जाकर लोगों से पूछा गया उन्हें कौन पसंद है, क्या पसंद है, और टेलीफोन के जरिए 15% हमारे यहाँ रुझान लिए गए। आज इससे पहले कि मैं सर्वे की तरफ जाऊं, मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवाना चाहती हूं। मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी, उनके साथ ईटीजी रिसर्च के पीयूष तनवर जी हमारे साथ हैं। और पीयूष जी, जहां भी गलती होगी जवाब आपको देना है। टाइम्स नाउ नवभारत इसके लिए बिल्कुल, और मैं ये विपक्ष के जितने नेता हैं इनको भी बताना चाहती हूँ, जो गलती है जिससे आप अग्री नहीं करते तो पीयूष जी की गर्दन आपके लिए यहाँ हाजिर है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दाहिनी तरफ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ रहे हैं। मेरी बाईं तरफ
हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर यादव हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुणे से एक इकलौते शख्स हैं जो इस वक्त स्टूडियो से बाहर है। तहसीन भाई, कांग्रेस कहीं खेल से बाहर ना हो जाए, आप इतना स्टूडियो से बाहर हैं। राशिद किदवाई वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथी, पता नहीं हमने कितने साल साथ में सत्ता की गलियारों में खाक छानी है राशिद किदवाई साहब। और उनकी बाईं तरफ बैठे हैं राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सबका स्वागत है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले चलते हैं, क्योंकि बात नंबरों की है तो नंबरों से शुरू करते हैं। और नंबरों से शुरू करने के लिए महाराष्ट्र के नंबर सबसे पहले स्क्रीन पर आ रहे हैं। यहां पर आज चुनाव हो तो किसकी कितनी सीटें आएंगी? 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले महाराष्ट्र का रुझान अगर आपको दिखाएं तो 48 सीटों में 34 से 38 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन को 9 से 13। ये कितने पानी में कौन सी पार्टी है हम आपको बताएंगे जब पार्टी वाइज आपको दिखाएंगे ब्रेकअप। लेकिन ये है नंबर महाराष्ट्र के 34 से 38 के बीच में एनडीए, इंडिया 9 से 13 के बीच में। पार्टी वाइज अगर आप देखें तो इसमें आज चुनाव अगर हो तो बीजेपी को 27 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है। शिवसेना शिंदे ग्रुप को 4 से 6 और एनसीपी अजीत पवार को 1 से 3। ये रुझान इस वक्त आ रहे हैं पार्टी वाइज ब्रेकअप अगर देखें। और वोट शेयर भी अगर हम साथ में ले तो 48% एनडीए का वोट शेयर है महाराष्ट्र में। इंडिया गठबंधन 40% पर है, अन्य 12% पर। ये है वोट शेयर का अंदाजा जो दिख रहा है। और पार्टी वाइज देखें तो 36% आंकड़े आ रहे हैं बीजेपी के वोट शेयर के, शिवसेना शिंदे ग्रुप के 8%, एनसीपी के 4%। तो ये है महाराष्ट्र के सूरत हाल। और महाराष्ट्र में इस वक्त एनडीए की भारी बढ़त हो रही है। और इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है कि 23 दिसंबर में हमने 27 से 31 सीटों का रुझान दिखाया था, लेकिन ये बढ़कर मार्च तक 34 से 38 हो गया है। इंडिया गठबंधन 16 से 20 सीटों के बीच में दिख रही थी, 9 से 13 पर घट के आ गई है। अन्य 1 से 2 थे, 0 से 1 पर आ गए हैं। महाराष्ट्र में ऐसा क्यों हो रहा है? और ये हमारा इम्पैक्ट मीटर है। और पीयूष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, महाराष्ट्र में क्या कारण है? बड़े बड़े चेहरे जो कांग्रेस को छोड़कर गए, क्या इनका इम्पैक्ट है? क्या इम्पैक्ट? जी नाविका जी, बिल्कुल। देखिए, अगर कोई भी पार्टी को अगर हम देखें कि उसकी जीत की संभावना कैसी है या फिर उसका मोमेंटम कैसे है, तो इससे आकलन लगाया जा सकता है कि अगर विपक्ष के जो नेता है, बड़े नेता अगर छोड़ के जा रहे हैं, तो ये एक वन ऑफ द पैरामीटर है कि आपका पार्टी का उस स्टेट में, उस एरिया में हेल्थ कैसा है। तो कांग्रेस के जो अभी जो रिसेंटली जो बड़े नेता थे वो छोड़ के गए हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो अभी तक सीट शेयरिंग का वहाँ पर इतना क्लैरिटी कुछ नहीं मिला है विपक्ष को। तो और दूसरा है कि अगर मैं आपको हमेशा से मैं कहता हूं कि ये लोकसभा का चुनाव है, ये आपका स्टेट का इलेक्शन नहीं है कि यहाँ पे ये जो छोटे छोटे फैक्टर मैटर करेंगे। तो ये अपना लोकसभा का इलेक्शन है, तो यहाँ पे आपके नेशनल मुद्दे थोड़े ज्यादा हावी है। तो इसीलिए यहाँ पे एनडीए को या फिर बीजेपी को बढ़त नजर आ रही है। बीजेपी को बढ़त नजर आ रही है। और बीजेपी ने पिछले 2 दिनों में जो अंदाजा दिया है कि 32 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। 2 दिन से गृह मंत्री अमित शाह वहां दौरे पर थे। 32 सीटें अगर बीजेपी लड़ रही है और उसमें से 27 से 31 जीतने का अनुमान है, तो आप स्ट्राइक रेट देख सकते हैं। पिछली बार जब शिवसेना, उद्धव ठाकरे, पूरी शिवसेना एक ही शिवसेना थी, जब शिवसेना के साथ लड़ी थी बीजेपी, 25 सीटों पर लड़ी थी, 23 सीटें जीती थी। मैं पूछना चाहती हूं गौरव भाटिया जी, उद्धव ठाकरे के जाने के बावजूद बीजेपी की स्ट्राइक रेट में कोई फर्क नहीं, और 32 में से अगर 27 से 31 सीटें जीतेगी बीजेपी और एनडीए के लगभग दिख रहे हैं 27 से 31 सीट, आपको लगता है कि ये एनडीए के लिए एक बड़ा फायदा है और कांग्रेस के बड़े चेहरे जो निकल कर गए हैं, खामियाजा भुगत रही है कांग्रेस उसकी? नाविका जी, देखिए, जैसा पीयूष जी ने कहा, मैं पूरी तरह इस बात से सहमत हूं कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ये राष्ट्रीय मुद्दों पे होते हैं।
और नेतृत्व की विश्वसनीयता एक बहुत बड़ा पैमाना होता है लोकसभा चुनाव में। हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसी शख्सियत है जो आज विश्व में सर्वोच्च नेता है, उनकी विश्वसनीयता पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है। और आपने रुख बताया तो ये कहना गलत नहीं होगा, हवा किस तरफ चल रही है ये बिल्कुल स्पष्ट है। हवा चल रही है एनडीए और बीजेपी के पक्ष में, और हवा निकली किसकी हुई है वो है इंडी अलायंस। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि महाराष्ट्र की करी तो आप याद करिए विधानसभा चुनाव में प्री पोल अलायंस था भाजपा और तब जो एकजुट शिवसेना थी उसका, और हमें पूर्ण बहुमत मिला। लेकिन पलटी मारी उद्धव ठाकरे ने। उसके बाद उद्धव ठाकरे का क्या हश्र है ये भी देखा है। और मैं इतना ही कहूंगा, आपने कहा कि बीजेपी का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, केवल बीजेपी का नहीं, महाराष्ट्र में एनडीए का ग्राफ भी बढ़ेगा और हम लोग मजबूत हुए हैं। और जो महावसूली अगाड़ी थी वो सिकुड़ गई है। आप चाहे वो अजीत पवार जी की बात करिए, चाहे एकनाथ शिंदे जी की बात करिए, सारे फैसले सर्वोच्च न्यायालय के, स्पीकर के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, इनके पक्ष में आए हैं। और जनता का विश्वास भी नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के पक्ष में है। इसलिए हमें यकीन है कि वहां पे अगर इंडी अलायंस 1-2 सीटें भी जीत ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तहसीन पूनावाला, गुजरात के भी नंबर सुन लीजिए ताकि एक साथ ही आप बता दें, क्योंकि अगला स्टेट जो आ रहा है हमारे स्क्रीन पर गुजरात है। 26 सीटें हैं। माफ कीजिएगा, पिछली चुनाव की तरह और उससे पिछले चुनाव की तरह एक भी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को नहीं जा रही। 26 की 26 सीटें एनडीए को जा रही हैं, यानी कि बीजेपी को जा रही हैं। और ये सूरत हाल गुजरात के कोई नए नहीं होंगे आपके लिए, आपको शायद आदत सी पड़ गई होगी इन नंबर्स की। आज अगर चुनाव हो गोवा में तो एनडीए को 1 से 2 सीटें हैं वहां, इंडिया को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलेगी। गोवा में भी अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो एनडीए का 50% है, इंडिया गठबंधन का 46% है, और गुजरात में तो 60% पर बैठी हुई है बीजेपी, और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन 35% पर। हिमाचल भी साथ में देख लेते हैं, 4 सीटों का राज्य है और यहां पर 3 से 4 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है, 0 से 1 इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है। हिमाचल जहां राज्य सरकार कांग्रेस पार्टी की है, वहां पर एनडीए का वोट शेयर 56% है और इंडिया गठबंधन का 40 से नीचे यानी कि 39% की तरफ दिख रहा है। मैं पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला जी आपसे, क्योंकि गौरव भाटिया ने कहा कि ऐसी हवा चल रही है, तो मुझे मेहदी हसन की गजल आ गई, कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में। अब कौन खुदा हो गया है नंबरों के हिसाब से? तहसीन पूनावाला, इन 4 राज्यों के सीटों के रुझान देखकर आपको शायद समझ आ ही रहा होगा। नाविका जी, अवल आपको, सभी दर्शकों को, सभी फेलो पैनलिस्ट को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं महाराष्ट्र पर टिप्पणी कर दूं क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि है और मैं ईटीजी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ही अच्छा सर्वे करते हैं और बहुत प्रोफेशनल एजेंसी है, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। महाराष्ट्र में कांग्रेस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शिवसेना उद्धव ठाकरे या एनसीपी के लिए कोई ज्यादा सपोर्ट है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक इतनी बड़ी सिंपैथी फैक्टर है जिसको शायद ये इन्होंने इस वक्त कैप्चर नहीं किया है। कांग्रेस इज एक्सट्रीमली पावरफुल, सारी कमजोरी के बावजूद। मैं जानता हूं बड़े नेता है छोड़े, जैसे अशोक चौहान जी, मिलिंद देओरा जी, इसके बावजूद विदर्भ एरिया में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर। कांग्रेस की अगर कोई वीक पॉइंट है वो है शिवसेना उद्धव ठाकरे में से संजय राउत। जब भी वे स्टेटमेंट देते कांग्रेस के कुछ वोट्स घटते, तो अगर वो उस पर काबू पाए तो कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी महाराष्ट्र में, और मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूं कांग्रेस को। बट कांग्रेस एज अ फोर्स इज वेरी पावरफुल। गांधी के लिए बहुत सिंपैथी है महाराष्ट्र में, क्योंकि कांग्रेस का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, तो इससे मैं पूरी तरह से अग्री नहीं करता हूं। मैं समझता हूं मुझे ऑप्टिमिस्टिक लोग और पॉजिटिव थिंकिंग लोग बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं इतना बता दूं कि 80 सीटों की गिनती हो चुकी है। 80 में से एनडीए के पास 68 सीटें, इंडिया गठबंधन 11 सीटें, अदर्स के पास 1। 80 में से 11 सीटें हैं इंडिया गठबंधन की
उसमें से कांग्रेस की कितनी है मैं पता कर आपको बताती हूं। लेकिन इस वक्त के जो रुझान दिख रहे हैं, जो नंबर दिख रहे हैं, कहीं पर भी तहसीन पूनावाला जी, आपकी ऑप्टिमिज्म का कोई कारण मुझे तो नजर नहीं आता, बावजूद इसके कि राहुल गांधी मेहनत बहुत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 चल रही है, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा। तो चलिए अब देखते हैं कुछ और नंबर हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अगले नंबर तमिलनाडु के अगर नंबर देखे जाएं, यहां पर एनडीए को 2 से 6 और पहले 2 से 6, इंडिया गठबंधन 29 से 35, एआईएडीएमके 1 से 3, यानी कि एनडीए का खाता खुलेगा 2 से 6 और 29 to 35, 29 से 35 तक इंडिया गठबंधन तमिलनाडु में पाएगी। बीजेपी को 2 से 6 सीटें मिलेगी, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और साउथ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोकस रहा है, शायद वो निकल कर आ रहा है। अगर वोट शेयर देखा जाए तो एनडीए का यानी बीजेपी का 19% वोट शेयर, ये पिछली बार सिंगल डिजिट में था, अब 19%, इंडिया गठबंधन 48%, एआईएडीएमके 17%, अन्य 16%। तो एनडीए के लिए वोट शेयर में भी बढ़ोतरी नजर आ रही है। और ये तमिलनाडु के और इसमें भी इम्पैक्ट मीटर हमने बनाया है। और इम्पैक्ट मीटर यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर सनातन को लेकर कई सारी बातें हुई। तमिलनाडु में 13 दिसंबर को जब सर्वे हुआ था तो 14% था एनडीए का वोट और अब 19% पे चला गया है। इंडिया गठबंधन 50% पे बैठी थी, 48% पर आ गई है। एआईएडीएमके 19 पर थी, 17 पर आ गई है, अन्य 17 पर थे, 16 पर आ गए हैं। इम्पैक्ट मीटर में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद 14% से 19% का ये जो फासला है ये बहुत जल्दी तय हुआ है 3 महीने में। और इंडिया गठबंधन का जो वोट घटा है, ये इम्पैक्ट मीटर बता रहा है कि सनातन पर जो जंग छिड़ी है कहीं ना कहीं उसका खामियाजा मिल रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, साउथ में तमिलनाडु में इस तरह के रुझान आना बड़ी बात है? ये निश्चित तौर पर बड़ी बात है। और अगर जो ये सर्वे कह रहा है, ये सर्वे अगर सही होता हुआ दिख रहा है तो नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। लेकिन एक बात जो मैं बार बार कहता रहता हूं, विशेष करके तमिलनाडु के लिए, 1967 के बाद जो गैर राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना, वो फिर से राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन रहा है। और मैं ये सिर्फ तमिलनाडु के संदर्भ में नहीं कहता हूं, पूरा दक्षिण भारत दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ा है। और ये 3-4 दशक के बाद हो रहा है। कर्नाटक में चूंकि भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में सरकारें बनाती रही तो हमें लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, जो कर्नाटक में कांग्रेस जीती और तेलंगाना में जीती, क्लियर कट मेजॉरिटी। ये नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ देखना है। अगर उस नेशनल ऑल्टरनेटिव को बीजेपी तमिलनाडु में भर रही है तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि दक्षिण भारत का भी गढ़ भी उसका खतरे में है। और जो अन्नामलाई की एन मक्कल यात्रा थी, मेरी भूमि मेरे लोग, वो बहुत शानदार उसका रिस्पॉन्स रहा है। तो कम से कम 4 ऐसी सीटें लोकसभा की हैं जो हम लोग भी बता सकते हैं कि जहां वो बहुत अच्छी स्थिति में है। कन्याकुमारी से उसकी एक विधानसभा की जो बहुत बड़ी नेता है, कांग्रेस की 3 बार की विधायक विजय धारणी, वो इधर आ जाती हैं। तो मुश्किल है कांग्रेस के लिए, और ये ज्यादा बड़ी मुश्किल इसलिए कि यही उनके पास बचा था। वहां अगर बीजेपी घुस गई तो संकट बड़ा है। बिल्कुल। और तमिलनाडु में कांग्रेस हमेशा जूनियर पार्टनर रही है डीएमके की, और डीएमके इस बार कितनी सीटें देंगी, कभी 4 कभी 5 सीटें मिलती हैं। और लगभग वहां पर पी चिदम्बरम की एक सीट मिलजुल कर ही जीता जाया करती थी। पर अब इस बार क्या होगा ये देखने की बात है। केरल की तरफ चलते हैं और केरल में 20 सीटें हैं। एनडीए को इस बार कोई सफलता शायद मिल सकती है, 0-1। कभी भी केरल में कोई सीट नहीं आई है एनडीए की, बीजेपी की। इंडिया गठबंधन 18 से 20 सीटें, तो यहां पर मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को अगर एक साथ देखा जाए तो यहां केरल में कम से कम क्लीन स्वीप होगा। लेकिन कहानी यहां भी उल्टी है, क्योंकि यहां इंडिया गठबंधन है नहीं। कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम एक साथ हैं नहीं, और इसीलिए अगर अलग अलग देखा जाए
तो कांग्रेस को 8 से 10 सीटें, सीपीएम को 6 से 8 सीटें, आईयूएमएल को 1 से 2, अन्य को 1 से 2 और बीजेपी को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वोट शेयर भी देखें तो एनडीए का 19%, इंडिया गठबंधन 70%, लेकिन अलग अलग इंडिया गठबंधन लड़ रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस 37%, सीपीएम 26%, आईयूएमएल 6%, अन्य 12%, बीजेपी फिर 19%। केरल और तमिलनाडु दोनों में बीजेपी के आंकड़े देखने वाले हैं वोट शेयर के 19% पर, मतलब सीरियस इनरोड साउथ में होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी बात है। आंध्र प्रदेश की तरफ चलते हैं। आज चुनाव हो तो किसको कितनी सीटें? 25 सीटें हैं आंध्रा में। टीडीपी के साथ बीजेपी की वार्तालाप चल रही है, जनसेना उनके साथ है। 3 से 4 इस वक्त हैं। अलायंस के बाद क्या ये रुख बदलेगा? पीयूष जी से अभी पूछेंगे। वाईएसआरसीपी 21 से 22 सीटें हैं 25 में से, बीजेपी को इस वक्त 0, अन्य को 0। मैं पूछना चाहती हूँ पीयूष जी सबसे पहले आपसे, क्या ये बिना अलायंस, बीजेपी टीडीपी के अलायंस के ये रुझान है और क्या कुछ बदलेगा अगर ये दोनों पार्टियां साथ आ जाती हैं? जी बेशक नाविका जी, ये जो हमने अभी क्योंकि चल रहा था, अभी तो जस्ट बात चल रही है इनकी, तो ये जितना भी नंबर है ये कल तक का हमारा है, तो इसमें अभी तक अलायंस का वो नहीं है, ये टीडीपी प्लस जेएसपी का ही है। तो ये है कि अभी हमें देखना पड़ेगा इसका अलायंस का कितना फैक्टर बढ़ेगा और वहाँ पे बीजेपी खुद का वोट शेयर कितना है और वो उसको कितना हेल्प कर पाएगी, तो ये हम बेशक ट्रैक करेंगे। इसमें एक दूसरा मैं ऐड करना चाहूंगा जो कि काफी मिस आउट हो रहा है कि यहाँ पे विमेन फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिला था। वहां पे जब मध्य प्रदेश में जब एक स्कीम जो मिली, मतलब आपकी लाडली योजना, उससे इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा, तो यहाँ पे जो विमेन फैक्टर है जो कि सभी जगह लाइक मिस आउट हो रहा है, तो वहां पे यहाँ पे जो है वाईएसआरसीपी को उससे बूस्ट मिल रहा है, जो कि हमारा मानना है कि सब लोग मिस कर रहे हो उसको। राशिद किदवाई, पूरे साउथ को देखें, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बीजेपी का बढ़ता हुआ ग्राफ। और इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं, कर्नाटका, तेलंगाना भी देख लेते हैं ताकि आप इकट्ठे बता सकें। तेलंगाना में इस वक्त के रुझान बता रहे हैं कि बीआरएस को 2 से 4 सीटें, एनडीए को 4 से 6, पिछली बार 4 सीटें थी, इस बार बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 8 से 9 सीटें, अन्य को 0 से 1। वोट शेयर बीआरएस को 31%, एनडीए को 21%, इंडिया गठबंधन को 39%, अन्य को 9%। ये तेलंगाना में आज के हाल है। यहां पर भी बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक में बीजेपी ने सरकार एक खोई, इसका लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये सबके मन में सवाल है। सवाल का जवाब यह है कि एनडीए को 22 से 24 सीटें, यानी कि 28 में से 22 से 24, पिछली बार मुझे लगता है 23 या 25 सीटें थी, 25 सीटें थी, तो लगभग मेंटेन कर रही है कर्नाटका में बीजेपी। इंडिया गठबंधन 4 से 6, अन्य 0। वोट शेयर में भी एनडीए 52% पर, इंडिया गठबंधन 42% पर, अन्य 6। यानी कि लोकसभा चुनाव में जहां मोदी का फेस होता है, साउथ में भी कोई करंट है। राशिद किदवाई, इससे कोई इनकार कर सकता है? जी नविका जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुझे देखिए आंकड़ों से मैं लड़ना नहीं चाहता, उलझना नहीं चाहता। आंकड़े जो बता रहे हैं वो एक डायरेक्शन बता रहे हैं। हो सकता है ये सीट में, मुझे संदेह है कि वो तमिलनाडु में या केरल में बड़ा भाजपा को कोई सीटें मिलेंगी, लेकिन उनका जनाधार बढ़ रहा है और यहीं के ऊपर विपक्ष की चिंता की जरूरत है कि देखिए वहां यूडीएफ और एलडीएफ की अगर हम केरल की बात करें तो टकराव है, बाकायदा 2 राजनीतिक धड़े हैं और उसमें लड़ते हैं, तो उसमें कोई कांग्रेस लेड जो यूडीएफ है उसको एक क्लियर सफलता नहीं मिल रही है, वहां एलडीएफ को भी मिल रहा है, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत चिंता की बात है। और जहां इतना ज्यादा गारंटी की बात भी जिसकी हम बात कर रहे हैं कर्नाटक में, और वहां के ऊपर अगर कांग्रेस को पर्याप्त 10-15 सीटें लोकसभा की नहीं मिल रही हैं तो बहुत उसके लिए चिंता की विषय है। यही मामला करीब तेलंगाना में भी होता है। लेकिन नाविका जी, एक बात का हमें जरूर ध्यान देखना चाहिए, जहां भी आप देखें क्या वजह है कि तमिलनाडु में भाजपा को कोई भी द्रविडियन पार्टी से कोई उस तरीके का उसका समझौता नहीं हुआ। अलायंस बिल्डिंग की जो बात आती है, जिसकी मोदी जी बड़ी बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात भी स्मरण करें, महाराष्ट्र में पिछली बार 42 सीटें मिली थी। क्या वजह थी कि उद्धव ठाकरे से मामला टूटा? क्या उद्धव ठाकरे को जो बार बार कहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद का दावा किया गया था, उनको वादा किया गया था और वादा खिलाफी हुई? तो ये अलायंस बिल्डिंग का काम जो है, ये भाजपा अभी भी बड़ी कमजोर नजर आती है इस बात के ऊपर। मोदी जी का वैभव है, उनका राजनीतिक पराक्रम है, लेकिन जमीनी स्थिति पे भाजपा जो है
है अभी भी राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर दिख रही है, और दक्षिण उसकी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जवाब देखिए, जो आपने आंकड़े बताए हैं इन सबसे एक बात स्पष्ट हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में भी और मजबूत हो रही है, और जब परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा ये सब अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि केवल वोट परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। अभी राशिद जी ने जो बात कही मैं उसका खंडन करते हुए एक बात सिर्फ आंकड़ों के आधार पर और तथ्यों के आधार पर बता दूं। इन्होंने कहा एनडीए जब गठबंधन करने आती है तो अच्छा नहीं करती है, लेकिन कुछ महीने में हमने देखा किस तरह से नीतीश कुमार जी साथ आ गए, चंद्रबाबू नायडू जी मुलाकात कर रहे हैं, इसी तरह से पवन कल्याण जी भी मुलाकात कर रहे हैं, और बहुत कुछ अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि बातचीत चल रही है, इसलिए एक प्रवक्ता होने के नाते मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जहां एनडीए बढ़ रहा है, इंडी अलायंस सिकुड़ रहा है, ये तथ्यात्मक तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए ऐसा मत कहिए यह आरोप बेबुनियाद है कि हम लोग गठबंधन नहीं कर पाते, बल्कि गठबंधन की मर्यादा अगर कोई निभाता है तो वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, और आरएलडी जिस तरह से गई है अलायंस छोड़कर, इंडिया गठबंधन को छोड़कर, और आज ही जयंत चौधरी से मेरी बात हुई तो उन्होंने जो जो बातें कही कि इंडिया गठबंधन की बातें होती है, चाय समोसा होता है और कुछ निकल के नहीं आता, सीटों का बंटवारा या क्या एजेंडा रहेगा, कुछ नहीं निकल के आया, और कांग्रेस की वजह से यह गठबंधन आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि कांग्रेस डिसीजन लेने में बहुत समय लगाती है। अब तक का टोटल हम 209 सीटें लोकसभा की देख चुके हैं, एनडीए 101 पर है, इंडिया गठबंधन बहुत नजदीक 75 पर है, अदर्स 33 पर है। अब चलते हैं पूर्वोत्तर की तरफ, और आज अगर चुनाव हुए तो नॉर्थ ईस्ट में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें नॉर्थ ईस्ट की अगर देखी जाए तो एनडीए के पास 7 से 9, इंडिया गठबंधन के पास 1 से 3, अन्य के पास 0 से 1। नॉर्थ ईस्ट की सीटें 11 में से तो काफी बीजेपी काफी स्ट्रांग है, एनडीए यहां पर। आसाम अगर देखा जाए 14 सीटें हैं आसाम में, 11 से 13 एनडीए को मिलने की उम्मीद है। हिमंत बिस्वा शर्मा वहां के मुख्यमंत्री पोस्टर बॉय बन चुके हैं और बहुत उम्मीदें हैं बीजेपी को उनसे। इंडिया गठबंधन 0 से 1, एआईयूडीएफ 0 से 1, अन्य 0। ये आसाम का वोट शेयर अगर देखा जाए तो एनडीए लगभग 49% और इंडिया गठबंधन 35%, एआईयूडीएफ 8, अन्य 8% पर हैं। यूनियन टेरिटरीज की सीटें देखें तो ये 6 सीटें हैं, 3 से 5 एनडीए को जाएंगी, ऐसा बताया जा रहा है ईटीजी सर्वे के द्वारा। इंडिया गठबंधन के पास 1 से 3, अन्य 0। इसके अलावा अगर देखें तो उत्तराखंड की सीटें 5 सीटें हैं उत्तराखंड में, एनडीए में 5 की 5 जाने वाली है, 55% का वोट शेयर है, और यहां राज्यों के चुनाव हम देख चुके हैं। बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सरप्राइज फैक्टर है। अगर मैं दोनों जर्नलिस्ट जो यहां बैठे हैं उनसे पूछूं, लगभग एक्सपेक्टेड है ये रिजल्ट हर्षवर्धन जी? मुझे लगता है, देखिए नंबर्स पे तो भले बातचीत हो जाए, लेकिन जो डायरेक्शन है वो बहुत क्लियर दिख रहा है। और एक बात यहां समझना है, मैं राशिद जी की बात मैं भी उससे पूरी तरह से असहमत हूं। गठजोड़ के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल का उदाहरण पेश किया है। जहां द्रविड़ियन राजनीति की बात है, एक नेशनल पार्टी को जो काम करना चाहिए था कांग्रेस नहीं कर पाई, वो डीएमके की पिछलग्गू हो गई। द्रविड़ियन पार्टी की राजनीति एंटी, एक तरह से कहने कि हिंदी विरोध करना है, उत्तर दक्षिण भी, वहां राष्ट्रीय राजनीति करने वाली पार्टी को खड़ा होना चाहिए था। अगर उसका मूल चरित्र गड़बड़ हो जाएगा तो वो लाभ नहीं ले सकती। दूसरा, जब हम कहते हैं कैसे गठजोड़ करते हैं, जयंत चौधरी का जाना, नीतीश कुमार का जाना, एनसीपी और शिवसेना में 2 फाड़ हो जाना, अशोक चव्हाण जैसे पूर्व मुख्यमंत्री का चले आना, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट को देखती है। और जब हम देखते हैं कि एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, अब तो खैर वो पतनमतिट्टा से चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो करुणाकरण की बेटी चली आती हैं, तो मुझे लगता है कि शायद, और इसको मैं कल भी मैं कह रहा था आपके साथ, राष्ट्रीय सरकार के स्वरूप पर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। मैं ये बार बार कह रहा हूं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई विचार, कोई नेता इस दल के लिए अब ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ सकता, वो आ सकता है, उसके लिए जगह है, और उस दायरे को बढ़ाते हुए जगह है। तो मुझे लगता है गठजोड़ का एक नए किस्म का प्रयोग 2024 में चिंताजनक बात आप कह रहे हैं। और मैं फिर तहसीन पूनावाला जी से पूछना चाहूंगी, राहुल गांधी भी आ जाएंगे क्या बीजेपी में? नाविका जी, देखिए, मैं सर्वे के दोबारा से रिस्पेक्ट करता हूं,
ठीक है, एक रुझान दिखा रहा है, लेकिन जो कांग्रेस की गारंटीज है, जो कांग्रेस ने कहा है, मुझे लगता है कि उससे काफी लाभ होगा कांग्रेस को और विपक्ष को। तो इंडिया अलायंस का फायदा होगा। ठीक है, हम मजाक उड़ा सकते हैं कि क्या राहुल गांधी जाएंगे, कांग्रेस टूट रहा है, लेकिन ये सवाल भी हमें उठाना चाहिए, उसी वक्त ये सवाल उठाना चाहिए कि एक सिटिंग हाईकोर्ट जज, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, एक सिटिंग हाईकोर्ट जज जिसने सारे फैसले वर्तमान सरकार के खिलाफ, वेस्ट बंगाल सरकार के, वो कहता है कि जब मैं जज था मुझे भाजपा ने अप्रोच किया। इज दिस अ डेमोक्रेसी? क्या ये लोकतंत्र है? फिर हम मजाक उड़ा सकते क्या राहुल गांधी भी जा रहे हैं, ठीक है, पर ये सवाल पूछना बेहद जरूरी है और मैं आपका बहुत आदर करता हूं। मैं सोचता हूं कि सवाल हम पूछेंगे भाजपा से। बिल्कुल, आपने सवाल सही उठाया। मैंने सोचा बंगाल के नंबर तक इंतजार करेंगे, लेकिन आपने पहले ही पिटारा खोल दिया। पिटारा खोला है तो जवाब दे दीजिए। नवीन चावला, MS गिल, मैं बताता हूं, नहीं उन्होंने जुडिशरी की क्योंकि बात करी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जैसे राहुल गांधी जी तहसीन भाई के लिए प्रिय हैं, नाविका जी हमारे लिए भी बहुत प्रिय है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, राहुल गांधी प्रिय है, मैं मेरे लिए क्यों राहुल गांधी प्रिय, बहुत प्रिय है। आपने कहा नाविका जी मेरे लिए भी प्रिय है, तो मेरे को लगा कि कहीं मैं ना प्रिय हो जाऊं। आप भी प्रिय हैं, आप भी प्रिय हैं, क्योंकि आप मीडिया का एक स्तंभ है और हम आपका बहुत आदर करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी क्यों प्रिय है मैं बताता हूं। राहुल गांधी जी जिस प्रदेश से यात्रा कर रहे हैं, झारखंड गए तो मुख्यमंत्री बदल गया, बिहार जब गए तो वहां हमारी सरकार आ गई, हमने उसके बाद देखा वो आगे बढ़ते हैं, गुजरात जाते हैं, अर्जुन मोढवाडिया और वहां के जो पूर्व MLA रहे हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं। और जब आप बात करते हैं, एक जज ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उसी मैं आप प्रिंसिपल पे पूछना चाहता हूं, बहरुल इस्लाम का नाम आपने सुना होगा। कभी वो जज होते थे, कभी उनको राज्यसभा कांग्रेस पार्टी भेज देती थी। और अभेद थिप्से सोहराबुद्दीन वाला जो केस था, जिसमें अमित शाह जी को क्लीन चिट दी गई, उसकी सुनवाई किसने करी थी? अभेद थिप्से ने। उन्होंने कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की उपस्थिति में ज्वाइन करी। 2024 में बंगाल में क्या होने वाला है ये बताऊं उससे पहले, अब तक की जो टोटल सीट्स हैं 245 सीटें हम देख चुके हैं। 130 जो है वो एनडीए की तरफ जाती हुई, इंडिया गठबंधन 80 पर, अदर्स 35 पर। यह है इस वक्त नंबर्स का सिलसिला। और अब चलते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल के नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं और बंगाल में 42 सीटों में से एनडीए गठबंधन 20 से 24, तृणमूल कांग्रेस 17 से 21। ये उलटफेर होता हुआ, पिछली बार यहां 22 थे, यहां 18 थे और 2 शायद कांग्रेस के पास थे। इस बार उलट हो गया है, यहां 20 से 24, यहां 17 से 21। ये तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। वोट परसेंटेज अगर देखें तो तृणमूल कांग्रेस 40% पर, एनडीए 42% पर, इंडिया गठबंधन कुछ है नहीं लेकिन 11% पर अगर लेफ्ट और कांग्रेस इकट्ठे देख ले, और अन्य 7% पर। ये नजर आ रहे हैं वोट शेयर के रुझान। और इंपैक्ट मीटर मैं बताना चाहती हूं, मैं इंपैक्ट मीटर अगर आपको दिखाऊं, क्योंकि बहुत बड़ी चीजें बंगाल में हुई है और संदेश खाली इंपैक्ट क्या रहा है। संदेश खाली की महिलाओं का अगर मैं बताऊं, 13 दिसंबर को जो हमारा सर्वे हुआ था उसमें 17 से 19 सीटें एनडीए की थी, 20 से 24 सीटें तृणमूल कांग्रेस की थी। आज ये बिल्कुल उलट हो गया है। 20 से 24 सीटें एनडीए के पास, इंडिया गठबंधन 0 से 2 और तृणमूल कांग्रेस 17 से 21 के बीच में नजर आ रहा है। और यह है इंपैक्ट संदेश खाली का। संदेश खाली मामले के बाद बीजेपी काडर में एनडीए की सीटें बढ़ती नजर आ रही हैं और तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। ये बंगाल की बहुत बड़ी स्टोरी है और बंगाल की इस बड़ी स्टोरी पर मैं एक राउंड सबसे पूछना चाहूंगी। नवल किशोर जी, ये बंगाल की कहानी है, ये इंडिया गठबंधन की कहानी है। हमने केरल की बात की, अब बंगाल की बात की। कोई एक साथ नहीं है, कहीं इंडिया गठबंधन नहीं है। और उसके बाद जो लोकतंत्र की बात की जाती है, जो संविधान की धज्जियां उड़ने की बात की जाती है, संविधान क्या शर्मसार नहीं हुआ बंगाल में? आज ये उसी का इंपैक्ट नजर आ रहा है जो सीटों की प्रोजेक्शन आ रही। नहीं देखिए, इसकी झलक तो राज्यवार देख सकते हैं। और महाराष्ट्र में जब 2 पार्टियों को तोड़ दिया गया और जब सरकार बनी तो लोगों ने ये भी देखा कि गुजरात होते हुए असम कैसे एक पार्टी के एक टुकड़ा पहुंच जाता है।
वो आपने देखा झारखंड में भी, झारखंड में सही बोल रहे थे भाटिया जी, वहां जो कोशिश नहीं, आप पूरा इंडिया गठबंधन का बात करें तो मैं बंगाल पे भी आऊँ, बंगाल पे तो जो हो रहा है वो दिख ही रहा है, लेकिन उन्होंने कोशिश की झारखंड में भी सरकार टूटने की, वहां टूटी नहीं। जब जहां बिहार में सरकार तो बनाई लेकिन जनता साथ छोड़ चुकी है वहां पे। तो मैं ये सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप तो कहते हैं कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, सच्चाई क्या है कि लोगों पर दबाव बना के उधर बुलाया जा रहा है। बंगाल के नंबर है, बंगाल पर पूछ रही हूं मैं, जवाब आ रहा है बाकी देश का। देखिए, जहां तक बंगाल की राजनीतिक स्थिति की बात है, देखिए आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, महिला उत्पीड़न का बड़ा गंभीर मामला है। अगर वहां की जनता उसको लेकर के एक अपनी राय पेश करना चाहती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन राजनेताओं से मेरी गुजारिश ये है नाविका जी कि उसमें कंसिस्टेंसी रखें। अगर महिला पहलवानों के साथ में भी यौन उत्पीड़न होता है तो उसमें अगर कोई दोषी है तो उसको सस्पेंड करें, उसको सस्पेंड करें। शाहजहां को सस्पेंड किया गांधी ने और प्रियंका गांधी ने संदेश खाली के बारे में नहीं कहा, उनकी कंसिस्टेंसी का क्या होगा? गौरव शेख को सस्पेंड किया गया टीएमसी ने, क्या ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कोई भाजपा ने कार्रवाई की? जवाब दीजिए। मैं उत्तर दे देता हूं। देखिए, पहले आपकी सर्वे की एक जो है मैं बात रखना चाहूंगा। वोट परसेंटेज भाजपा का जो है वो टीएमसी से ज्यादा हो गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको छोटा ना आंका जाए। और ये तब है जब अभी प्रचार भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जानी जाती है फुल स्विंग में शुरू नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ जी, तमाम लोग जब वहां जाएंगे तो हमें तो ये उम्मीद है 50% का आंकड़ा क्रॉस करेगा। दूसरी बात, मैं आपके सर्वे का सम्मान करता हूं, इसमें 6 सीटें करीब बढ़ाई हुई दिखाते हैं भाजपा की। ये आंकड़ा ऐसा आएगा जो अप्रत्याशित होगा, ऐतिहासिक होगा, और ममता बनर्जी मुंह की खाएंगी। मैं वजह आपको बताता हूं। संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हुआ वो चिंताजनक है, भयावह है। ममता बनर्जी को खड़ा होना था महिलाओं की अस्मिता के साथ, वो खड़ी थी अपनी पार्टी के गुंडे के साथ, और उच्च न्यायालय आदेश देता है। दूसरी बार हुआ है ऐसा कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाए कि इस आरोपी अभियुक्त को मैं सीबीआई के हवाले नहीं करूंगी। पहली बार हुआ था जब समाजवादी पार्टी गायत्री प्रजापति को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय गई थी, तब भी महिला उत्पीड़न का मामला था। तो ये एक बड़ा जो है आपके सर्वे से तथ्य सामने आता है। पर आपने ब्रिजभूषण सिंह पे जवाब 10 सेकंड में दे देता हूं। ब्रिजभूषण सिंह जी का जो पूरा मामला है आप देख लीजिएगा, कानून की प्रक्रिया चल रही है। एक केस ऐसा भी है जहां मामला बंद हुआ, एक में चार्जशीट भी फाइल हुई। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता नहीं आया, राजकुमार भाटी, एक नेता नहीं आया जिसने बचाव किया। और मैं प्रवक्ता हूं राष्ट्रीय, और मैं यहां से कहता हूं महिला अस्मिता सबसे ऊपर है। कोई व्यक्ति अगर गलत करेगा, कानून अपना काम करेगा। राजकुमार भाटी जी, गायत्री प्रजापति से लेकर संदेश खाली तक, शेख शाहजहां तक कुछ भी नहीं बदला महिलाओं के लिए? आपने सैंपल कितना बताया था इसका सर्वे? 3,27,000 कुछ। 3,27,000। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा था कि कोई कमी हो तो आप जो पीयूष जी को पकड़ना अगर सर्वे में। महाराष्ट्र में ना तो इंडिया गठबंधन ने अभी सीट बंटवारा किया है, ना एनडीए ने सीट बंटवारा किया है। आपने पार्टी वाइज सीट बता दी, तो क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? मैं आपकी संस्था पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन लोगों को जो आपका शो देख रहे होंगे उन्हें लगेगा नहीं कि ये तो फर्जीवाड़ा है। नहीं। अभी ये पता नहीं है हमें कौन सी पार्टी कितनी सीट लड़ेगी, लेकिन आप ये दे रहे हैं कि ये पार्टी इतनी सीट जीते। मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरा, आपने कहा कि आपने जो स्लोगन दिया अपने शो में शुरू में ही, अब की बार 400 बार नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने संसद में कहा है, आपके अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो सुन लेते। नहीं, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलत कहा है, लेकिन आपने ये कहा, मुझे उस पर जरूर सवाल है मेरा, कि ये शो जनता का जनमत बनाने के लिए किया जा रहा है, जनता को समझाने के लिए लोकतंत्र क्या है, किसके मुद्दे क्या हैं, या एक पार्टी की हवा बनाने के लिए किया जा रहा है? आपने शुरुआत में कहा था कि अब जो चुनाव होगा, अब की बार 400 पार वर्सेज मोदी का परिवार नहीं, मोदी हिंदू नहीं, यानी उधर यही दो मुद्दे हैं। अगर निष्पक्षता के साथ ये शो हो रहा, फिर आपने कहा संदेश खाली, नीतीश, जयंत और महाराष्ट्र ये कितना प्रभावित करेंगे चुनाव को? तो आपको यह भी पूछना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो टिप्पणी की और चंडीगढ़ चुनाव पे जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और किसान के सिर में जो गोली मारी गई, और किसानों पे जो लाठियां चल रही हैं, और यूपी में जो रोज पर्चा लीक हो रहे हैं, लेकिन चुनाव अभी 1-1.5 महीने बाद होंगे, और उस
उसमें 140 करोड़ लोग चुनाव करेंगे, ये 3 लाख लोग चुनाव नहीं करेंगे। नहीं 140 तो नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे भी होंगे, कुछ करोड़ लोगों के प्रतिनिधि करेंगे। लेकिन अगर आपका पूरा आर्ग्यूमेंट इसी पर है कि 3,27,000 पे, तो मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि सर्वे तो फिर नहीं सुनिए हर्षवर्धन जी, हर नेता, हर पॉलिटिकल पार्टी हर सीट का सर्वे करा रही है, और ये सारे सर्वे के बारे में वो अनौपचारिक तरीके से ऑफ कैमरा हमें बताते हैं कि इस सर्वे में ये निकला। ये क्यों सर्वे करा रहे हैं? अभी तो तय नहीं हुआ, इनकी सर्वे ठीक है, हमारे सर्वे गलत हैं। और ये सब जो घटनाएं घटी हैं, हमने तो लोगों को नहीं कहा कि इसे दिमाग में मत रखो, लेकिन मुझे लगता है राजकुमार भाटी जी का केस आज का यही है कि वो पत्रकार बनना चाहते हैं, वो मेरी लाइनें डिसाइड करना चाहते हैं। क्या लोकतंत्र में अगर मीडिया, आप पत्रकार बन जाइए, मैं पॉलिटिशियन बन जाती हूँ, लेकिन सवाल एक अगर नेता गलत करें, आपको पूरा हक है उन्हें बेनकाब करिए। अगर कोर्ट के जज गलत फैसला दें, चुनाव आयोग गलत करे, लोकतंत्र तो तभी जिंदा रहेगा। और अगर मीडिया भेदभाव करे तो हमें हक है। संदेश खाली में लोकतंत्र जिंदा है या नहीं? एक शब्द निकला आपका संदेश खाली, खूब निकला। कब निकला? पहले दिन तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया, पहले ही दिन। सुनिए, मुझसे पहले सब बोले, बीच में कोई नहीं चिल्लाया था। ये धैर्य क्यों खो रहे हैं? ममता बनर्जी ने कहा घटना गंभीर है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और सस्पेंड किया, पार्टी से निकाल दिया। संदेश खाली पर देश में शायद ऐसा घटिया निकृष्ट उदाहरण नहीं पेश हुआ कि सारे राजनीतिक दलों के मुंह में दही जम गई। एक महिला मुख्यमंत्री होकर विधानसभा में कहती है कि जो मुंह पर कपड़े बांधकर बोल रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। पीड़ित का चेहरा तो हम पत्रकारिता में सबसे पहले टीवी पर भी ब्लर कर देते हैं अगर कोई ऐसी घटना हुई। वहां वो संदेश खाली के लोगों को उनके गुंडे डरा धमका रहे थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के नहीं ध्यान में आया? और किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। कल ही पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने क्या कहा ये युद्ध जैसी स्थिति में बच्चों को, महिलाओं को ले जा रहे हैं, जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, ये आपराधिक कृत्य है। नहीं सुनाई थी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की बात? और बृजभूषण शरण सिंह पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए असहजता बढ़ी है। अगर उसको टिकट मिलेगा तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि आप दूसरी सारी घटनाओं पर चुप्पी साध जाएंगे। अगले राज्य में आ रही हूं गौरव भाटिया जी, अगले राज्य की तरफ चलते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नंबर हमें देखने हैं। राजस्थान में 25 सीटें हैं। एनडीए गठबंधन को 24 से 25 मिलने की उम्मीद है। इंडिया गठबंधन को 0 से 1, ऐसा सर्वे बता रहा है। वोट शेयर देखा जाए, एनडीए 55%, इंडिया गठबंधन 36%, अन्य 9%। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 29 में से 28 से 29 सीटें बीजेपी की, इंडिया गठबंधन 0 से 1। मध्य प्रदेश में वोट शेयर 59% एनडीए, इंडिया गठबंधन 37%, अन्य 4%। देखिए, ये इन्हीं राज्यों में अभी चुनाव असेंबली के हुए हैं। कांग्रेस पार्टी हारी है यहां, और अब लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 10 से 11 सीटें एनडीए को मिलने की यहां पर रुझान दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन 0 से 1, अन्य 0। छत्तीसगढ़ वोट परसेंटेज 51% एनडीए, इंडिया गठबंधन 40%, अन्य 9। ये तो हिंदी हार्टलैंड के सीटों का। अब इससे इस वक्त तक जितनी सीटें हमने देखी हैं, लगता है मुझे 352 सीटें हम देख चुके हैं। और इन 352 में से किसको कितनी जा रही हैं, ये आपको एक बार आंकड़ा बता दूं। इनमें से 217 सीटें एनडीए को, इंडिया गठबंधन को 81, अदर्स को 54। तो अगर दोनों जोड़ भी दें तो भी एनडीए के मुकाबले में अभी दूरी है। ये इस वक्त के रुझान बता रहे हैं। अब चलते हैं आपके, नवल किशोर जी, आपके राज्य में, मेरे राज्य में, जहां मैंने बहुत समय रहकर स्कूलिंग की है। बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार में 40 सीटें हैं। किसको कितनी मिलने वाली हैं? चुनाव आज के दिन में हो अगर, तो एनडीए को 36 से 38 सीटें,
नीतीश कुमार के आने का बहुत बड़ा फायदा नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 2 से 3, अन्य 0। पार्टी वाइज देखा जाए तो 22 से 23 सीटें बीजेपी की, जेडीयू की 9 से 11, आरजेडी 2 से 3, कांग्रेस पार्टी, तहसीन पूनावाला जी जरूर सुनिएगा, दिल थाम के 0, एलजेपी 3 से 5, अन्य 0 से 1। वोट शेयर एनडीए 54%, इंडिया गठबंधन 35%, अन्य 11% और कांग्रेस का 8%, आरजेडी 27%, जेडीयू 17%, बीजेपी 31%, एलजेपी 5% और अन्य 12%। बिहार में इंपैक्ट नीतीश कुमार के जाने का, और ये इंपैक्टोमीटर हमने जब ये दिखाया था 13 दिसंबर को बिहार का हाल, तो उस वक्त लगभग 22 से 24 सीटें एनडीए को नजर आ रही थी और 15 से 17 सीटें महागठबंधन जो था उसको थी। अब ये सूरत बदल गई है, 36 से 38 सीटें अब जेडीयू प्लस बीजेपी इन एनडीए, 2 से 4 सीटें इंडिया गठबंधन की। नीतीश कुमार का इम्पैक्ट है ये। आप मानेंगे कि 37 सीटें 23 से 37 सीटें अगर एनडीए की हो जाती हैं तो ये एक बड़ा शिफ्ट है। देखिए नाविका जी, यहीं पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस बिहार में एक एक जनता नीतीश कुमार के इस फैसले को नकार रही है और तेजस्वी यादव के 17 महीने का कार्य को सराह रही है, वहां पे आप इस तरह की अगर दिखा रहे हैं, संख्या दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस सर्वे पे इसलिए हमें डाउट हो रहा है, ये चाहे 3 लाख का हो या 5 लाख का हो। लोकसभा की बात है, चेहरा मोदी का है, नीतीश कुमार का नहीं है। सुन लीजिए, लोकसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा में चेहरा नीतीश कुमार थे, चेहरा नरेंद्र मोदी थे, लगातार बार बार कहते रहे, फिर भी आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई। और आप सबको मालूम है कि किस प्रकार से सत्ता से दूर रखा गया। उस समय भी, जिस समय हम लोग सत्ता में आने वाले थे, उस समय कैसा दबाव था, कितना स्लो हो गया था काउंटिंग, वो भी आपने देखा है। अभी जबकि 17 साल पर 17 महीना भारी पड़ रहा है और उसका सिर्फ इस पे नहीं है। आप देखिए 3 ऐसे वहां पे मुद्दे हैं जो कि राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेंगी। पहली, जो कि जातीय गणना हुई है और आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय हुई है, वो राष्ट्रीय राजनीति पे चलेगा। दूसरा, नौकरी का जो मसला है, जिसमें कि बिहार ही नहीं, यूपी जहां पर बुलडोजर का राज चल रहा था, यहां पर दिखाया कि जो आरजेडी ने काम किया, बुलडोजर से फूल बरसाए गए, वहां मकान तोड़ रहे थे, तो जाति जनगणना राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां भी तो चला था ना। लेकिन उसके वोट मिले। अगर असेंबली चुनाव में नहीं मिले तो लोकसभा चुनाव में क्या गारंटी है यही मुद्दे चलेंगे। और मैं मानती हूं 2019 में भी गौरव भाटिया जी भीड़ बहुत आई थी। जाति गणना से मिला क्या? और जाति गणना जो हुई थी वो तो कोई पार्टी ऐसी नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। इसीलिए कह रहा हूं ना, जाति गणना मिला क्या? जो लगातार झूठ बोलते हैं। सवाल यही है ना कि आप किसी चीज से कोई मॉडल तो तैयार हो। जो कांग्रेस कह रही है पूरे देश में बोला था ना, तो कर्नाटक में हो पाया ना, 25 लाख लोगों को फायदा हुआ है, नहीं हो पाया। और इसीलिए जब हम कहते हैं जाति गणना से आपको हासिल क्या हुआ, ठीक है, आपने जाति गणना कर ली, उससे आपने क्या हासिल कर दिया? आज ही जो सूची आई विधान परिषद की, उसमें जाति गणना के हिसाब से क्या प्रतिनिधित्व देख लीजिए आप। मुस्लिम यादव के अलावा बता दीजिए। अति पिछड़ा भी है, आपका अति पिछड़ा भी है, उसमें आपका ब्राह्मण भी है, आपको दिखता नहीं है। कहिए तो पूरा बाहर निकल, जितने संख्या है उसमें। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया, देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा भारी पड़ रहे हैं हम लोग एनडीए पे, तो इस वक्त तो लालू प्रसाद यादव का जो बयान है ना, वो आरजेडी पे भारी पड़ रहा है। अब देखिए, ऐसा है, जब पहली बात कही कि प्रधानमंत्री जी की संतान कितनी है, तो वो ये भूल गए कि प्रधानमंत्री जी इस देश को अपना परिवार मानते हैं। और आरजेडी जो बात कर रही है, आज पिछड़ा वर्ग बिहार का क्या पूछ रहा है मालूम है? लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्हें मौका मिला किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन नहीं, उन्हें राबड़ी देवी मिली। और उसके बाद इस पार्टी में और साथ में समाजवादी पार्टी में आज तक कोई भी यादव परिवार के बाहर का सदस्य अध्यक्ष नहीं बना है। ये लोग पिछड़े समाज की बात करते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, मत भूलिएगा, इनके पैरों की जमीन नीचे की निकल गई जब नीतीश कुमार जी इनको छोड़ के हमारे साथ आ गए। कौन था सूत्रधार इंडिया अलायंस का? नीतीश कुमार जी थे सूत्रधार।
आप उनके लिए कह रहे थे साथ में कन्वीनर बनेंगे, लेकिन वो हमारे साथ आ गए। तो कम से कम ऐसे नफरत के चश्मे से इस चुनाव को और मोदी जी को देखना बंद करिए। लेकिन झारखंड की सीटों का रुझान देखना जरूरी है। मिल सकता है, हम लोग को नहीं मिल सकता। भाई साहब आप तो हर चीज में मुझे सौतेला ही बना देते हैं। अधिकार है, सवाल पूछोगे जवाब नहीं चाहिए। यादव मोहन यादव को ले जाके क्या कर पाए? नंद किशोर यादव को बनाइए, क्या किए? झारखंड के नंबर आपके स्क्रीन पर 14 सीटें हैं झारखंड में। आज चुनाव हो तो 14 में से 12 से 14 सीटें एनडीए को, 0 से 2 सीटें इंडिया गठबंधन को, अन्य को 0। आज चुनाव हो तो किसको कितना वोट? 56% एनडीए को, इंडिया गठबंधन 34%, अन्य 10%। ओडिशा की सीटें अगर हम देखें, और इस वक्त ओडिशा का खेल बिल्कुल बैलेंस में है, क्योंकि बातचीत अलायंस की, एनडीए की यहां भी चल रही है। इस वक्त आप देखें तो 21 सीटें हैं ओडिशा में, एनडीए के पास 10 से 11 और बीजेडी के पास 10 से 11। बाकियों का तो यहाँ पर चारों खाने चित है। कांग्रेस पार्टी, तहसीन पूनावाला जी, मुझे बुरा लगता है, आप इतने ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस आपके लिए कुछ कर नहीं पा रही, मुझे बुरा लग रहा है। इंडिया गठबंधन 0 मिल रहे हैं, और वोट शेयर अगर देखा जाए तो एनडीए 39%, इंडिया गठबंधन 13%, बीजेडी 42%, अन्य 6। और अगर ये दोनों साथ आ जाएं तो क्या होगा? पूरा का पूरा राज्य एनडीए की पार्टी में, एनडीए के उसमें चला जाएगा। तो उसके बाद तहसीन पूनावाला जी, आप क्या कहेंगे? मैं 3 चीज कहना चाहता हूँ। सबसे पहले, क्योंकि अंतिम सवाल, आपका आखिरी सवाल उड़ीसा को लेकर था, ये बहुत बड़ी गलती बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी करे और बीजेडी करे। मैं बहुत खुश हूं इस गलती से, क्योंकि इसे पूरा ऑपोजिशन स्पेस कांग्रेस को मिलेगा अगर कांग्रेस वो अपॉर्चुनिटी ले पाएगी। तो ये एक चीज है। वो अन्य 400 मिलने के लिए अगर प्रधानमंत्री जी बीजेपी को सैक्रिफाइस कर रहे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर ऑपोजिशन पार्टी, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे टोकिए मत। आप बार बार कह रहे थे कि बिहार का मामला क्या है। बिहार में देखिए, मैं बिहार में हाल ही में पुणे आने से पहले दिल्ली से मैं बिहार गया था, और जो रिस्पॉन्स तेजस्वी को मिल रहा है, नाविका जी, ऐसा रिस्पांस मैंने शायद ही किसी को देखा। शायद ऐसा रिस्पांस प्रधानमंत्री जी को 2014 में मिल रहा था। ये कहना कि बिहार में भाजपा गेन कर रही है, इट इज इम्पॉसिबल। नाविका जी, कास्ट सेंसस और अनएम्प्लॉयमेंट, ये 2 जो समस्या है बिहार की। आज की रिपोर्ट है नाविका जी, भारतीय लोग, भारतीय युवा ठगे गए, रशिया ले गए नौकरी के लिए, और वे मारे जा रहे युद्ध के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जो रशिया और यूक्रेन का वॉर रोक सकते, एक फोन कॉल के ऊपर भारतीय को वहां युद्ध से बाहर नहीं निकाल सकते। नौकरी की ये परिस्थिति कि भारतीय कह रहे हम इजराइल जाना चाहते, वहां पे हम मर भी गए, हमें 1 लाख रुपया मिलेगा। सबसे ज्यादा आत्महत्या उत्तर प्रदेश और बिहार में। मैं मानती हूँ तहसीन भाई, मैं आपके साथ एक बात पर तो बिल्कुल 100% सहमत हूँ, वो ये कि भीड़ बहुत आती है तेजस्वी जी के रैलीज में। मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ। पिछली बार भी हमने ये देखा, लेकिन ये सीट में नहीं कन्वर्ट हुआ था। चुरा लिया राशिद किदवाई, सच्चाई क्या है? ये चोरी क्या होती है? चोरी होती है, दिखा नहीं, ईवीएम चोरी कर लेता है, क्या चोरी हो जाती है? मुझे राशिद किदवाई जी समझा जी। नाविका, देखिए, ये विपक्ष को समझना चाहिए। विपक्ष को देखिए, ये लोकतंत्र का चुनाव है, नंबर आंकड़ों का खेल होता है। अगर आपके पास जनाधार है तो वो सीटों में तब्दील होना चाहिए। देखिए, हमने देख रहे हैं, बार बार 2 चुनाव में देखा है, 2014-19 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पूरा जिसे हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, वहां के ऊपर बहुत ज्यादा भाजपा को कामयाबी का मौका मिल रहा है। 80%, 90% से ज्यादा कामयाबी मिलती है। तो इसको विपक्ष स्वीकार करे और उसमें चुनौती दे, बजाय इसके कि वो सर्वे एजेंसीज को, सर्वे को और तमाम चीजों को, ईवीएम को दोष दे। अब ये राशिद किदवाई कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को बताना चाहता हूं, उन्होंने सवाल किया था केवल एक ही जाति और समुदाय को जाता है। विधान परिषद में 15 सदस्य हैं हमारे। मैं आपके लिए लिख कर लाया था। मैं जानता हूं कि आप इस तरह के सवाल बराबर पूछते हैं। 15 में से 4 मुस्लिम, 3 भूमिहार, 2 राजपूत, 2 यादव, 1 अति पिछड़ा, 1 अनुसूचित, 1 ब्राह्मण। आज की सूची की बात नहीं, 15 ही है हमारे, 15 ही है हमारे।
सुन लीजिए, भूगोल बता माई देंगे नहीं और बाप से आप घबरा गए हैं। मैं यही कह रहा हूं, आप सिर्फ माई कहते कहते दुष्प्रचार करते थे, जब हमने बाप कहा तो आप घबरा गए। हमें नहीं करना यही है, मैं तो बताना मोहन चाह रहा यादव था। आपको और डराएगा, गौरव हम तो भाटिया को देखेंगे सिर्फ दो ही चीज बताना चाहता हूं, इन्होंने सब ट्राई कर लिया है। अभी जो भाजपा, आपकी जानकारी के लिए, ये तो मानेंगे नहीं, आपकी जानकारी के लिए, भाजपा ने जो अध्यक्ष जिनको बनाया है वो जदयू आरजेडी से होते हुए गए हैं। अभी केवल कुशवाहा को प्रभावित करने के लिए इन्होंने अध्यक्ष बनाया है। जहां तक यादव को भरमाने का कोशिश किया तो पहले नित्यानंद राय जी को, फिर नवल किशोर यादव को, नंद किशोर यादव को, फिर रामकृपाल जी को लेकर गए, उससे भी नहीं मन भरा तो मध्य प्रदेश में जो यादव बने उनको लेकर पटना गए कि यहाँ का यादव का वोट खिसक रहा था और आप डिबेट कर रहे थे कि अब यादवों का वोट आरजेडी को छोड़ के यहाँ खिसकेगा। एक लाइन जरूर, ये डिबेट यहाँ सेटल होने वाली नहीं है। ये तो नहीं, मुझे तो नंबर दिखाने, और इस वक्त हम 450 सीटों का अध्ययन कर चुके हैं। एनडीए आधा रास्ता पार करके मेजॉरिटी पर पहुंच गई है। 279 एनडीए के सीट्स हैं। इंडिया गठबंधन 84 सीट पर है, अदर्स 64 पे हैं। वही ओपिनियन बनाने के चक्कर में जनता को भी विश्वास राजकुमार पाटिल जी, उत्तर प्रदेश में आ रही हूँ, आप रोक भी सकते हैं, आप रोक भी सकते हैं बीजेपी को, क्यों मायूस हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले के उत्तर प्रदेश के नंबरों पर जाऊं, मैं दिल्ली के नंबर दिखाना चाहती हूं और दिल्ली के नंबर यहां आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर। दिल्ली में 7 सीटें हैं और पिछली 2 बारों की तरह लग रहा है इंडिया गठबंधन 0 पर और एनडीए 7 पर, यानी पार्टी वाइज अगर देखा जाए तो यहां बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 0 नजर आ रहे हैं। अगर हम वोट शेयर देखें तो वोट शेयर दिल्ली में इस वक्त एनडीए 50%, इंडिया 47%, अन्य 3%। क्या बात है कि आप असेंबली में कभी भी चुनाव जीत नहीं पाते, लेकिन लोकसभा में जब मोदी का चेहरा आता है तो दिल्ली बिल्कुल अलग सी हो जाती है। दिल्ली के बाद चलते हैं पंजाब में 13 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी लगभग 5 से 7 सीटें ले सकती है, माफ कीजिएगा, एनडीए 3 से 5, इंडिया गठबंधन 6 से 10, शिरोमणि अकाली दल 1 से 2, अन्य 0। तो ये एनडीए और इंडिया गठबंधन। यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अगर अलग देखें तो आम आदमी पार्टी 5 से 7, बीजेपी 3 से 5, कांग्रेस पार्टी 2 से 4 और शिरोमणि अकाली दल 0 से 1, अन्य 0। ये पंजाब की स्थिति है। वोट परसेंटेज एनडीए 25% पर, इंडिया गठबंधन 54% पर, शिरोमणि अकाली दल 17% पर, अन्य 4% पर। लेकिन अलग अलग वोट देखें तो कांग्रेस 27, आम आदमी पार्टी 27, और ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन किस तरह से चल रही है इसका रुख साफ करती है कि दोनों लड़ रहे हैं आपस में, दोनों का बराबर वोट है 27। फायदा किसको हो रहा है? एनडीए को हो रहा है। और तहसीन पूनावाला जी, आपका जो साथ लड़ते, लेकिन वहां बाजवा जी और भगवंत मान एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते। दोनों रोज सुबह उठ के लड़ाई करते हैं और हमारी खबर बन जाती है। हरियाणा की सीटों की तरफ अगर हम देखें, 10 सीटें हरियाणा से आती हैं। एनडीए 9 से 10 सीटें एनडीए को मिलने की उम्मीद है। इसमें सर्वे दिखा रहा है इंडिया गठबंधन 0 से 1, वोट शेयर में एनडीए 53%, इंडिया गठबंधन 42%, अन्य 5%। ये है सारे हरियाणा, दिल्ली और पंजाब की सीटों का रुझान। और इससे पहले कि मैं उत्तर प्रदेश की तरफ जाऊं, पूछना चाहती हूं कि पीयूष जी, इसमें से गलती का कितना परसेंटेज है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो नंबरों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। आज आप इनको सेटिस्फाई कीजिए कि सर्वे किस बेसिस पर हुआ है। जी बिल्कुल, पहले तो मैं राजकुमार जी को कहना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा कि आपका सैंपल साइज बड़ा है। देखिए, पूरा इंडिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और यही इसकी आर्ट और यही इसकी साइंस है। साइज भी बहुत बड़ा है, मैं समझता हूं। हाँ नहीं, सैंपल साइज बड़ा है, पर आप कितना हैंडफुल सैंपल को कितना साइंटिफिक वे में करके आप उसका प्रेडिक्शन करते, सबका करना तो वो नहीं हो पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा जो आपने कहा कि
सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, तो हमने किस आधार पे ये कहा है? तो देखिए, अगर मान लीजिए जब हम किसी एक लोकसभा में करते हैं तो इंडिया और एनडीए उसको नहीं पूछा जाता, उसको पार्टी वाइज आप किस पार्टी को चुनेंगे, और जिस पार्टी का ज्यादा होता है हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे फिर है कि जब सीटों का बंटवारा होगा तो जो पार्टी आगे चल रही है एनडीए में, लेट्स से अगर आप बीजेपी बिहार में देखें तो अगर आपकी बीजेपी और जेडीयू अगर जहां पे बीजेपी आ गया तो हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे बीजेपी लड़ेगी। बाद में उनका इंटरनल पॉलिटिकल फैसला है कि वो किस पे लड़े। महाराष्ट्र में जैसे मैं आपको बताऊं, सफाई आनी जरूरी थी जी, तो इसके हिसाब से दिया, इसलिए महाराष्ट्र में आप देखेंगे हमने 27 से 31 दिया, और अभी हाल फिलहाल अभी इतना क्लियर तो नहीं, पर बीजेपी जो है 32 सीटों पे लड़ने का वो कर रही है, लाइक 30+ सीटों पे वो कर रही है। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं उत्तर प्रदेश की तरफ जाऊं, एक बार जम्मू कश्मीर के भी रुझान और नंबर देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, एनडीए 2 से 4, इंडिया गठबंधन 2 से 4, और अगर वोट शेयर देखें 42% और 43%, बहुत करीब हैं दोनों राज्य और दोनों अलायंसेस। और आज ही उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तहसीन पूनावाला, आपकी ऑप्टिमिज्म अपनी जगह और मैं बहुत इसका आदर करती हूं, लेकिन कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की पहली मीटिंग हुई कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में, सारे सीनियर लीडर आए, इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स आए, एक बड़ा सा वहां पर मॉनिटर लगाया गया, टीवी स्क्रीन लगाया गया, और ये कहा गया कि रिमोटली वर्चुअली जुड़ेंगे राहुल गांधी जी। इंतजार होता रहा और होता रहा। शायद इंटरनेट नहीं चला, शायद इस देश में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध नहीं थी, आउटेज हो गई थी, लेकिन राहुल गांधी जुड़े नहीं मीटिंग में। अब तहसीन पूनावाला, ये सवाल एक बहुत सीरियस सवाल है। देश में क्या विपक्ष की जरूरत है? बिल्कुल है। देश में क्या विपक्ष को इकट्ठे मिलकर चुनौती देनी चाहिए थी बीजेपी एनडीए को, नरेंद्र मोदी का जो एक बहुत बड़ा जगरनॉट चल रहा है उसको? बिल्कुल देनी चाहिए थी। लेकिन बहुत से नेता जो अंदर हैं इंडिया अलायंस के, उनका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी सीरियस कभी थी ही नहीं, और उन्होंने लेट डाउन किया है पूरे इंडिया गठबंधन को, जो दिसंबर तक सीट शेयरिंग और मुद्दों का फैसला नहीं किया, कोई जॉइंट रैली नहीं की, और जिस वक्त समय है सीटों का, नंबर का और गणित का, जैसे राशिद किदवाई जी कह रहे हैं। राशिद किदवाई जी, मैं गलत तो नहीं कह रही? नहीं। कि कल राहुल गांधी जुड़े थे क्या? देखिए राविका, हमें इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि राहुल गांधी की भूमिका क्या है। वो पूर्व अध्यक्ष है, तो अगर हम ये माने कि जो पूरा कांग्रेस की राजनीतिक धरोहर है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के ऊपर के साथ है, जुड़ी हुई है, तो ये आपकी आलोचना बिल्कुल उचित है। लेकिन अगर हम ये कहें कि कांग्रेस में एक विधिवत एक अध्यक्ष है जिसका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है, कांग्रेस में पूरी एक चुनाव की समिति है और जो समिति का काम है कि वो चुने, तो उसमें मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये वैसी बात है कि जैसे भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड में कोई सदस्य किसी कारण से उस मीटिंग में ना हो, लेकिन ये बात कांग्रेस को खुद तय करनी है। दरअसल मुझे लगता है कि राहुल गांधी 2024 के चुनाव की, जिस तरीके से 19 के चुनाव में उनकी जिम्मेदारी थी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उससे बचना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी स्थिति में है कि वो कह दे कि 2024 में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है? क्या उससे चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? क्या इंडिया अलायंस को कोई फायदा होगा? ये ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। कांग्रेस के जो 150 करीब देश भर के जो नेता हैं, जो महत्वपूर्ण नेता हैं, जो पद पे है, वो राहुल गांधी को ही कांग्रेस की एक राजनीतिक रूप से एक कमान के रूप में या उनको चेहरे के रूप में देखते हैं, और इसी की वजह से ये तमाम प्रश्न उठते हैं। तो ये कांग्रेस के अंदर की दुविधा है जो कांग्रेस को दूर करनी चाहिए। वो मल्लिकार्जुन खड़गे के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से वो समस्या खत्म नहीं हुई है। बहुत बड़ी बात कही आपने, और अगर ये खत्म नहीं हुई है तो कांग्रेस की भूमिका इंडिया गठबंधन में छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या हो रहा है? राहुल गांधी क्या मार्गदर्शन कर पा रहे हैं अपनी पार्टी का, या भाग रहे हैं जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? राशिद किदवाई जी ने कहा, बहुत बड़ी बात कही, तो फिर
चुनाव क्या चुनाव होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है? ये सवाल जायज सवाल रहेगा। लेकिन चलते हैं नंबरों की तरफ, और नंबर में उत्तर प्रदेश के नंबर सबसे बड़ा राज्य 80 सीटें आती हैं और एनडीए 72 से 78, 2 से 6 इंडिया गठबंधन। राजकुमार भाटी जी, मुझे डर लग रहा आपसे सवाल पूछने में। क्यों डरते? नहीं, मुझे डर लग रहा है इसीलिए कि आप कहेंगे कि अरे आपका सर्वे, आप लोग तो हवाई बनाने के लिए आए, वही काफी। हवा बनाने के लिए आए। अब ये बता रहे हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो पीयूष से, बाकी एनालिसिस मुझे बता दीजिए। साफ गोई से जिन्हें परहेज है, हम उन्हें अक्सर खले हैं मान्यवर। हमें कोई परहेज अगर नहीं। नहीं, आप बार बार टिप्पणी कर रही हैं, डरा रहे हो। अगर सच बोलना, तर्क रखना, अपनी पार्टी की बात रखना, अपने तर्क रखिए जरूर। अगर डराना है, नाराज हो जाते हैं आप एंकर को कहना इस शो में तो कम से कम नाराजगी जैसी कोई बात दिखाई नहीं। मैं तो बहुत अच्छी बात ज्यादा मैंने तो आवाज भी नहीं बढ़ाई, मैं तो बहुत सामान तरीके से दिखा देती हूँ, पार्टी वाइज ब्रेकअप भी दिखा देती हूँ, और 17 सीटें जो दी हैं आपने कांग्रेस पार्टी को, आपको कितनी खलेंगी वो दिखा देती हूँ। समाजवादी पार्टी 3 से 5, कांग्रेस 0, बीजेपी 70 से 74 ये है, और बीएसपी 0 से 1, अन्य 2 से 5। ये पार्टी वाइज है। अब इस बार अमेठी, रायबरेली में क्या होगा, इस पे भी बहुत लोगों की नजर है। लेकिन वोट शेयर अगर हम देखते हैं, और वोट शेयर हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, तो एनडीए गठबंधन जो है वो 51% पर, इंडिया गठबंधन 33% पर, बीएसपी 5% पर, अन्य 11% पर। ये है इस वक्त पार्टी वाइज वोट शेयर। अगर देखें तो बीजेपी है 49% पर, समाजवादी पार्टी 27%, कांग्रेस 6% पर, और बीएसपी 5% पर, अन्य 13% पर। राजकुमार भाटी जी, इंपैक्ट भी आपको दिखाना चाहती हूं, और इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में किस बात का हो रहा है ये बताना चाहती हूं, क्योंकि अगर हम दिसंबर में हमने जो रुझान देखे थे उस वक्त आ रहा था जो अप्रोक्सीमेशन 69 से 73 सीटें एनडीए की, इस वक्त ये बढ़कर 70 से 74 हो गई है। समाजवादी पार्टी 4 से 6 पे थी, 3 से 5 पे आ गई है। कांग्रेस 0 से 2 पर थी, 0 पर आ गई है। बीएसपी 0 से 1 वही है, और अन्य 1 से 3 से 2 से 5 पे चले गए। तो इम्पैक्ट बदला है, और ये हमारा इम्पैक्ट मीटर बता रहा है कि हवा तो चल रही है एनडीए की तरफ की। अब आपके क्या तर्क हैं, जरूर जनता को बताएं। इम्पैक्ट अगर होना था तो पिछले 1 महीने में 3 पर्चे आउट हुए हैं उत्तर प्रदेश में भर्तियों के, जिससे 80 लाख लोग 80 लाख कैंडिडेट प्रभावित हैं। 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख लोगों ने आवेदन किया जो उसमें थे, वो सारे सड़क पर हैं। जब पर्चा लीक हुआ, मुख्यमंत्री 1 सप्ताह तक धमकाते रहे, कोई पर्चा लीक नहीं हुआ, जो इस अफवाह को फैलाएगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, जेल भेजेंगे। जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस उन पर लाठी बजा रही थी, सड़कों पर रहे वो, विपक्ष ने आवाज उठाई, मजबूरी में पर्चा कैंसिल, परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी, फिर दूसरी परीक्षा कैंसिल हुई, तीसरी हुई। उत्तर प्रदेश में आज हालात ये हैं कि ग्रेटर नोएडा से एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को उठा के ले जाते हैं गुंडे, और मार के उसे अमरोहा में जमीन में दबा देते हैं। कानपुर में 2 बहनों के साथ रेप होता है भट्टे पे, भट्टे का मालिक इन्वॉल्व है, अरेस्टिंग होती है, भट्टा मालिक उन पर दबाव बनाता है कि मुकदमा वो करो, फैसला करो। उसका पिताजी, वो लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं उसके बाद, घटना के बाद, और फिर 1 सप्ताह बाद उनका बाप भी आत्महत्या कर लेता है। कल ही उसने सुसाइड कर लिया। यूपी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी के अंदर गैंग रेप होता है। 12 घंटे के अंदर अभियुक्तों की पहचान हो जाती है सीसीटीवी कैमरे से। पुलिस 1 महीने तक बचाने का प्रयास करती रहती है, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, तीनों बीजेपी के पदाधिकारी, तीनों आईटी सेल में। और जब दबाव बनता है, छात्र सड़कों पे आते हैं, लाठियां चलती हैं, तब मजबूरी में गिरफ्तार करना पड़ता है। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। मैं आपकी सारी बातों से, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। संहार तो कर दूं, क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव इन सब घटनाओं से अप्रभावित रहेगा? जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। देखिए, हवा चल रही है भाजपा और एनडीए के पक्ष में उत्तर प्रदेश में, खासकर मैं उत्तर प्रदेश से ही आता हूं, लेकिन हवा की जरूरत है पंचर साइकिल के टायर को, जो मिल नहीं रही है।
अब मैं आपको आंकड़ों वाइज बताता हूं, 80 में 80 सीटें। तथ्य कुछ नहीं आएंगे, बदजुबानी आएगी केवल। ये ना नाविका जी, मैं समझता हूं चर्चा का स्तर अगर गिराना है। नहीं जवाब दीजिए। अभी बोलते रहे 4 मिनट, मैंने नोट किया। अब मेरी बारी है, अब तो ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए नहीं बिल्कुल आप जवाब दीजिए। हाँ, पहले भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर लेता हूं, और इन्होंने क्योंकि बात करी बलात्कार की, तो मैं कहूंगा एक भी हो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फर्क क्या है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये किसने कहा था? सपा के जो मुखिया थे मुलायम सिंह यादव जी। उसके बाद गैंगरेप जैसी कोई जो है चीज नहीं होती है, ये भी आप ही की पार्टी ने कहा। और आंकड़े ये कहते हैं एनसीआरबी के, 2022 का आखिरी आंकड़ा आया 3690, ये हैं रेप की वारदातें, और इनके समय में 2016 में 4816, मतलब 30% ज्यादा। जहां तक इन्होंने बात करी नौकरी देने की, अरे पोस्टिंग हो, पुलिस की हो, हर थाने में केवल मुस्लिम और यादव रहेगा। और जो परीक्षा हुई थी वो रद्द हुई इनके समय में। हमारे समय में हमने 20 गिरफ्तारी करी, और जो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन है उनको भी हटा दिया। तीसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है आरएलडी आपको छोड़ के चली गई? क्या ये सत्य नहीं है सलीम शेरवानी जनरल सेक्रेटरी इनकी पार्टी के इनको छोड़ के चले गए? स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं को रोज गाली देते थे, अखिलेश यादव को चाहिए था कान पकड़ के निकाल दे, नहीं निकाल पाए, वो खुद लात मार के चले गए। इसलिए मैं कहता हूं, एक तरफ विश्वसनीयता है नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की, 80 में 80 सीटें हमारी आएंगी, और इनकी आप सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज 3 सांसद की पार्टी है लोकसभा में। पूरे नंबर्स स्क्रीन पर देखने का कि आज अगर चुनाव हो तो 2024 के नतीजे कैसे होंगे, और ये नंबर आपके स्क्रीन पर एनडीए 358 से 398, इंडिया गठबंधन 110 से 130, वाईएसआरसीपी 21 से 22 सीट, बीजेडी 10 से 11 सीट, अगर बीजेडी मिल जाती है तो 400 पार, अन्य 11 से 15। ये टोटल रिजल्ट है इस वक्त। पार्टी वाइज अगर इसे देखा जाए तो बीजेपी अकेले 333 से 363 तक, कांग्रेस पार्टी 28 से 48, बीच का अगर ले तो 38 सीटों पर आती हुई नजर, अगर मीन ले 28 से 48 इस वक्त के नंबर से कम है। वाईएसआरसीपी 21 से 22, डीएमके 24 से 28, और तृणमूल कांग्रेस 17 से 21, बीजेडी 10 से 11, आम आदमी पार्टी 5 से 7, अन्य 64 से 68। ये है पूरा रुझान जो दिख रहा है। सबसे पहले बस वोट शेयर अगर हम देखें तो वोट शेयर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और वोट शेयर में बीजेपी एनडीए 47%, इंडिया गठबंधन 34%, वाईएसआरसीपी 2%, बीजेडी 1.5%, अन्य 15.5%, 47%। ये हमारे 13 दिसंबर के जो सर्वे की रिजल्ट थे 319 से 339 तक, अब ये बढ़कर लगभग 358 से 398। इम्पैक्ट जो मीटर है वो इंडिया गठबंधन के नेगेटिव जाता है। और अगर हम पोल ऑफ पोल्स देखें, अब तक के जो पोल आए हैं उसको अगर हम देखें तो एनडीए ईटीजी के हिसाब से 378 पे आ रही है, सीएनएक्स 378 पे, मैट्रिज पोल्स जो है वो 377 पर। लगभग 3 पोल ये नंबर दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इन नंबर में कोई खास ज्यादा फर्क है, लेकिन कहने वाले कहेंगे कि आप हवा बना रहे हैं। भाटी जी 2 कम कर दिए, 398 और 4 से कर ही देते, नहीं किए। जब ये करना था तो कर ही देते। पीयूष जी सवाल ये 2 क्यों घटा? नहीं, मैं एक्चुअली कहना चाहूंगा कि यूपी में अगर स्वीप होता है तो सरप्राइज की बात नहीं होगी। एक्चुअली यूपी में अगर 80 में से 80, हाँ, ऐसा कोई लेकिन बड़े इस वक्त हमारे पास जो इस सर्वे के दिख रहे हैं टेक अवेज, आज चुनाव हो तो ये स्थिति जो है 333 से 363 तक बीजेपी के, कांग्रेस 28 से 48। और पूछना चाहूंगी तहसीन पूनावाला जी, कांग्रेस के नंबर देखकर मैं पूछना चाहती हूँ आपकी ऑप्टिमिज्म का क्या होगा? आप क्या समझते हैं कितना बदल जाएगा ये
चुनाव का जो प्रोजेक्शन है? नहीं, जैसे मैंने शुरुआत में अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, मैं ईटीजी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो डेफिनेटली ये 38 है, 48 है, लेकिन वो एक अंदेशा दिखा रहे, एक हवा दिखा रहे, एक रुख दिखा रहे, और डेफिनेटली एनडीए आगे है, फ्रंट फुट पर है। लेकिन मैं अब भी मानता हूं, इस वक्त भी मानता हूं, अगर कांग्रेस एक अच्छा चुनाव लड़े, मुद्दों पर लड़े, सही मुद्दों को उठाए, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, तो आज भी कांग्रेस 125 से 140 सीटें जीत कोई रोक नहीं रहा। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, दरिद्री हो जाती है जब मोदी की तस्वीर आती है, इस तरह के जब जवाब आते हैं, इस तरह के कमेंट आते हैं, तो आपको लगता है कि गरीबी मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट मसला है? नहीं, बिल्कुल मसला है। और मुझे लगता है कि शायद ऐतिहासिक तौर पर किसी एक सरकार ने इस तरह से टारगेट करके सबसे नीचे जो खड़े लोग कतार में हैं उनके लिए काम नहीं किया होगा। और मैं फिर से कहता हूं, ठीक है, आप राजनीतिक तौर पर कोई भी माहौल बना सकते हैं, लेकिन जब आप प्राइम मिनिस्टर पर पर्सनल कमेंट करते हैं, जब हर चीज में आप निगेटिविटी खोजते हैं, तो देश इसे स्वीकार नहीं करता है। सही कहा आपने राशिद किदवाई जी। टेकअवेज सबसे बड़े हैं वो यही हैं कि मोदी 400 पार के बेहद करीब नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सीटें अगर 40 से नीचे जाती हैं तो कांग्रेस पर क्या असर होगा, उसके फ्यूचर पर? कांग्रेस अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन की ओर नजर आ रही है बढ़ती हुई। बीजेपी को बड़ा फायदा बंगाल से हो रहा है, दक्षिण भारत में भी बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, यूपी बिहार में भी बीजेपी को कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप के आसपास नजर आ रहा है, और राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब बीजेपी के तरफ जाते हुए। महाराष्ट्र में भी 2019 के करीब का परफॉर्मेंस। बिगेस्ट पॉलिटिकल टेकअवे क्या है, कंक्लूजन क्या है? देखिए नाविका जी, हम इस आंकड़ों को माने ना माने, लेकिन एक चीज जो दिशा है वो नजर आती है कि भाजपा जो है वो पूर्ण बहुमत की तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से वापस आ रही है। क्या विपक्ष इसे रोक सकता है? कि उसके पास समय है? क्या कुछ ऐसी चीज करें जैसे प्रधानमंत्री पद की कोई दावेदारी हो? उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि जैसे मायावती जो है वो भाजपा के लिए सबसे बड़ी एक राजनीतिक रूप से एक इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में है, और उसको उनको ना साथ पाना जो है विपक्ष की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है। तो अभी चुनाव में अभी भी समय, विधिवत रूप से चुनाव अभी शुरू नहीं हुए, क्या जो अगर संपूर्ण विपक्ष आप इंडिकेशन देख रहे हैं और सबको समझ आ रही है, और भाटी जी भी जब मुस्कुराते हैं मंद मंद मुस्कुराहट, तो पता चल रहा है, क्योंकि कल ही अखिलेश जी की पार्टी से लोग कह रहे थे कि मायावती का क्या होगा, कुछ तो बात चल रही है। तो भाटी जी, कुछ होने वाला है, कुछ हवा बदलने वाली है, बताइए आप, क्योंकि सर्वे का क्या है, हम एक और सर्वे कर लेंगे और लोगों का रुझान ले आएंगे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अब समापन करना चाहूँगा कि निगहबा कुछ, निजामे गुल सिता कुछ और कहता है, परिंदा कुछ, शजर कुछ, आसियाँ कुछ और कहता है, सबा से ताजगी गुंचों से रौनक गुल से बू गायब, चमन का हाल कुछ है, बागबां कुछ और कहता है। ये आंकड़े कुछ और कहते हैं, पीयूष जी का सर्वे कुछ और कहता है, लेकिन जनता कुछ और कहती है। चलिए, मैं तो हमेशा मानती हूं कि सर्वे कुछ भी कहें, पॉलिटिशियन कुछ भी कहें, ये जनता है, ये सब जानती है, और जनता क्या करेगी, क्या कहेगी, ये मई के महीने में पता चलेगा। लेकिन नजर रखिएगा, हम आपको ताजा ताजा खबरें, ताजा ताजा सर्वे लाकर रखते रहेंगे कि जमीन पर क्या बदल रहा है। आज इस शो पे बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।